वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आप मुझे जानते हैं डिफेंस स्टाफ के थ्रू। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मतलब आज का टॉपिक हमारा क्या कवर होने वाला है। आज के टॉपिक में हमारा जो फोकस रहेगा वो ये कि भाई CDS 1 2025 की स्ट्रेटेजी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखो हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी जो रहती है वो काम करती है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिसमें मोस्टली हमारे फ्रेशर्स शामिल रहते हैं, है ना। इन लोगों के लिए इस स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है ये 6 से 7 महीनों के लिए। ठीक है, 6 to 7 मंथ्स में आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको ले रखा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ले रखा है कि भाई अक्टूबर से लेके जब आपका एग्जाम होगा 13 अप्रैल तक, तब तक, है ना। तो तब तक हमारे जो है 6 महीने तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग आपके किसी भी डिग्री के फाइनल ईयर में हैं। आप सबको पता है कि भाई फाइनल ईयर में एंटर करते करते ही जैसे ही आप फाइनल ईयर में आते हैं वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं CDS देने के लिए। इसके साथ साथ आप एफकेट भी दे सकते हैं। कुछ और एंट्रीज हैं, मतलब कि इनके थ्रू आप SSB में अगर जाएंगे, जाने के बाद अगर आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज के द्वारा मिलता है वो लगाएंगे तो फिर आप SSB के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको मना नहीं किया जाता है ना। फिर आपका जो भी प्रोसेस रहता है वो बात की बात है, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर। ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अब इस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो होते हैं आपके फ्रेशर्स। फ्रेशर्स का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने NDA या फिर इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं दी होती है। ना तो वो SSB गए होते हैं, ना उन्होंने रिटन एग्जाम लिखे होते हैं। अगर NDA वगैरह दिया भी होता है तो उनका जो रिटन था वो क्लियर नहीं हुआ था, है ना। रिटन का कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हुआ तो वो कभी SSB देने गए ही नहीं। ना तो क्या बोलते हैं, जो भी आपकी 12th लेवल की एंट्री रहती है उसमें वो कभी गए नहीं। तो एक तरीके से वो है आपके फ्रेशर्स हो गए। दूसरे इनमें से वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने NDA वगैरह दिए थे, जिन्होंने NDA वगैरह निकाले भी थे या फिर पहले वो SSB देने गए भी थे। लेकिन अब कम से कम 2 से 3 साल का गैप आ चुका है। उस गैप के अंदर आपकी थिंकिंग बहुत मैच्योर हो जाती है, चीजें बहुत बदल जाती हैं, दुनिया बदल जाती है। वो जो NDA वाला एक बंदा रहता है, जो CDS एंट्री वाला बंदा रहता है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैच्योरिटी लेवल का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। तो हम उसी को कैटर करेंगे, हम उसी को लेके बात करेंगे और हम अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे जो बंदे हैं फ्रेशर्स हैं उनको एक नई स्ट्रेटजी चाहिए CDS के लिए। CDS में अपने 6-7 महीने बाद देने वाले हैं। हो सकता है कि आपने इस बार CDS दिया हो, ये वाला CDS 2 2024 अगर आप फाइनल ईयर में एंटर कर चुके हैं तो फिर आप इसके लिए भी एलिजिबल थे। और जो आगे आने वाला CDS 1 2025 था आएगा जो, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो हो सकता है आपने ये दिया हो सकता है आपने ये ना दिया हो सकता है कि आपने दिया और आपका एग्जाम क्लियर ना हो रहा हो। अब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि भाई CDS 1 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये बताने का उद्देश्य सबसे पहले यही है कि लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये वीडियो किन लोगों को कैटर कर रहा है। वैसे करने को तो कोई दूसरा बंदा जो रिपीटर वगैरह है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए मैं स्पेसिफिकली अलग स्ट्रेटेजी लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उनको उनको उनकी टाइम, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी बाकी सारी चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि सबके लिए स्ट्रेटेजीज को हम अलग अलग तरीके से कैटर करें। ठीक है, तो भाई अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट है वो ले रहे हैं अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर से समझ लीजिए, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो जाते हैं। और उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च आपके टोटल 6 महीने हो जाते हैं। तो अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड हमने लिया है। ये हमारा टोटल हो गया 6 महीना। अब देखो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में डेवलप कर लेनी है कि 6 महीने आर मोर देन सफिशिएंट। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो बैच को लेके कुछ क्वेरीज पूछ रहा था अपकमिंग बैच को लेके। उसका उसको CDS में भी मतलब कि इंटरेस्ट था, CAPF में भी इंटरेस्ट था। तो वो दोनों की इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि सर कितना कितना टाइम लगता है दोनों को कवर करने में। तो उसने बोला कि सर मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से मिली थी कि CDS के लिए तो 6 महीने चाहिए होते हैं। मैंने कहा नहीं यार, CDS के लिए 6 महीने नहीं चाहिए होते हैं। अगर एक आप एवरेज कैंडिडेट है, एवरेज कैंडिडेट का मेरा मतलब है जिसके 40-50% से लेके 80% तक आए हैं ग्रेजुएशन में या फिर 11th 12th में, तो आप एक एवरेज कैंडिडेट की श्रेणी में आ जाते हैं जिसमें से मैक्सिमम एस्पिरेंट आते हैं, है ना। तो अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट की कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको मुश्किल से 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता। एक सर्टेन लेवल की नॉलेज तो भाई हमारे दिमाग में होती है, उसको कंसिडर किया जाए तो 3 से 4 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने तो यार मोर देन इनफ हो जाता है। ठीक है,
तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में बिठा लेनी है कि 6 महीने हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई 6 महीने कम पड़ रहा है, 6 महीने बहुत ज़्यादा है, अच्छे से प्रिपरेशन इसकी हो जाएगी। मैं 3-4 महीने वाली स्ट्रेटेजी भी बाद में लेके आऊँगा, 1-2 महीने बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम 6 महीने वाली स्ट्रेटेजी की ही बात करें। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आपने बना ली कि 6 महीने हमारे लिए मोर देन इनफ है, उसके बाद में अब आपको करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रियलिटी में तो 3-4 महीने जो रहते हैं वही एक एवरेज कैंडिडेट के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 महीने। अब आपको इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर है ना, इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए 2 फेजेस में। पहला जो हमारा फेज वन रहेगा, ये आपका रहेगा पूरा 2024 का, जो रिमेनिंग पार्ट है 2024 का उसका, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आप इसको समझ लीजिए। दूसरा जो हमारा फेज रहेगा, इसको आप कंसिडर कर लीजिए 2025 का पूरा वाला फेज, यानी कि जनवरी से लेके आपका एग्जाम जब अप्रैल में होगा, अप्रैल सेकंड वीक में होगा, तब तक के लिए। वैसे इसको हम फर्दर 2 अलग अलग और फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं भी आपको एक वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो जब हमने इनको 2 फेजेस में डिवाइड कर लिया, हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई मेरे पास 2 साइकिल्स है, 2 साइकिल्स में मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन वगैरह भी करना है, तो उसको देख लेते हैं कैसे करें। जैसे ही सबसे पहले वाले अगर हम फेज की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं कि अब हम स्टार्टिंग कैसे की जाए। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको सीडीएस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, या फिर आपने किसी से सुना है, या फिर आपको पता भी है, तो भी आपको ये सारे के सारे स्टेप्स करने ही है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आप प्रीवियस सीडीएस का जो नोटिफिकेशन है उसे उठाइए। इस केस में सीडीएस टू 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको उठाइए, उसको पढ़िए, उसकी सारी एज लिमिट्स को देखिए, उसके सारी एजुकेशन के जो आपकी एलिजिबिलिटीज हैं आप उनको देखिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि एज लिमिट को नहीं देखते हैं, उनको लगता है भाई मेरी तो एज है ना, और फिर वो डायरेक्ट या तो उनको ये लगता है कि मेरी एज नहीं है तो वो ओटीए की तैयारी करने लगते हैं, जबकि बंदे एलिजिबल आईएमए के लिए भी होते हैं, और कई बार आईएमए के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और फिर भी इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। बाद में जब नोटिफिकेशन आता है उसमें जब वो डेट देखते हैं तब उनको समझ में आता है। ये बहुत आसान तरीका होता है नोटिफिकेशन के जरिए अपनी एज लिमिट को चेक करने का। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ आती होगी, मुझे पता है बहुत सारी कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपनी एज लिमिट चेक कर लीजिए, प्लस 6 महीने उसमें कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी एज अगले वाले सीडीएस के लिए सही है कि नहीं है। हालांकि इसको लेके भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि अपने एज अटेम्प्ट को कैसे कैलकुलेट करें, आप उसको भी जाके पीछे देख सकते हो। उसके बाद अपनी एजुकेशन एलिजिबिलिटी को भी देख लीजिए कि भाई मैं जो डिग्री परसू कर रहा हूँ या जो भी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या वो सर्टेन एकेडमी के लिए ज़रूरी है कि नहीं, मतलब कि वो नीड फुलफिल करती है कि नहीं करती है। जैसे एएफए और आईएनए के लिए आपकी अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं, आईएमए ओटीए के लिए अलग कंडीशंस आ जाती है, तो उन कंडीशंस को आपको देखना है सबसे पहले। ये तो मुश्किल से 1 घंटे का काम है। ये 1 घंटे का आपने काम कर लिया, आपने नोटिफिकेशन को पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाले सेक्शंस में आप आर्काइव्स में जाके पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो सीडीएस के टू 2024, 1 2024, 2 2023 और 1 2023, कम से कम इतना तो आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी आप एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, जीके तो देखो करना ही करना है, इंग्लिश भी आप लोगों को जो है करना ही करना है। अगर आप आईएमए एएफए आईएनए के लिए देख रहे हैं तो मैथ्स के पेपर को भी कर लीजिए। इन दोनों के बारे में मैं वैसे बाद में बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोकस रहेगा जीके की स्ट्रेटेजी को लेके, क्योंकि मेजर दिक्कत लोगों को जीके में ही आती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जीके के अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ली, और जीके के 2 साल की काफी होते हैं। इंग्लिश और मैथ्स के आप पुराने भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें रिसेंट ट्रेंड को स्टडी करना पड़ता है ना। तो रिसेंट ट्रेंड्स की स्टडी के लिए 2 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ठीक है। 2 साल के अंदर ही अंदर, 2.5 साल के अंदर अंदर यूपीएससी पैटर्न चेंज कर देती है। उससे पहले के पेपर्स को क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस के लिए उससे पहले के जो पेपर होते हैं उनको करना फिजिबल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए जीके के। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करना है आपको सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं आपको देखना है कि भाई एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई यहाँ पर एक पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट भी आता है, पॉलिटी के बाद यहाँ साइंस भी आता है। अब साइंस में क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिर उसके बाद में आप ज्योग्राफी पर भी आते हैं, है ना।
ज्योग्राफी में भी आप देखते हैं कि भाई दो तीन सेक्शंस अलग अलग है। एक तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, वर्ल्ड के फैक्ट्स वगैरह। एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेक्टर आ रहा है। और तीसरा जो है वो हमारा कोर इंडियन ज्योग्राफी वाला टॉपिक आ रहा है। ये आपने देख लिया। फिर आप आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में भी आप अभी इनिशियली तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। इनिशियली आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को छोड़ के आप किसी और तरीके का डिवीजन नहीं कर पाएंगे अगर आप एग्जाम में गए हैं तो, है ना। आपको वर्ल्ड, फिजिकल और इंडियन का कैटेगराइजेशन करना भी नहीं आएगा, आपको बस यही करना आएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो वाला हो गया पार्ट और मैक्रो वाला पार्ट आ गया, ये भी आपको करना नहीं आ पाएगा। आप बस इनिशियली आपको बस यही करना है कि भाई अभी तो बस मैं सिर्फ सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन कर, है ना। पॉलिटी कौन सा है, साइंस के सब टॉपिक्स कौन से हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कौन से हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमारा क्या बचता है, हिस्ट्री बचता है ना। हिस्ट्री में भी आपको पता है कि भाई हमारा एंशिएंट वाला पार्ट आ जाता है, मेडिवल वाला पार्ट आ जाता है, और उसके बाद में हमारा आ जाता है मॉडर्न वाला पार्ट। इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया, आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन इनिशियली नहीं करने हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री को बिलोंग कर। सबसे लास्ट में हमारा करंट अफेयर्स के टॉपिक आ जाते हैं। ये लोग अलग अलग हिसाब से कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मैं एक करता हूँ नेशनल का। नेशनल वाले कैटेगराइजेशन में आपका डिफेंस वाला सब पार्ट भी आ जाता है। इसमें आपके प्रोग्राम एंड स्कीम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। लाइक नेशनल, आपने अगर डिफेंस स्टार्ट की करंटली या वीकली जो मैगजीन्स देखी होंगी तो उसके हिसाब से आपने देखा होगा, है ना। इसमें हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है, जो कि ज्योग्राफी के साथ में ओवरलैप भी करता है। कई बार लोग क्या कर रहे थे, दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी करंट अफेयर्स आते हैं, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें, और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स भी आते हैं। ये कुछ मेजर डिविजन है जो मैंने बनाया है, जो मेरी मैगजीन्स वगैरह में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको कैटर कर सकते, ठीक है। तो जब ये हमारे डिवीजन हो जाते हैं, जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपका तकरीबन 25 to 30% काम हो चुका है। 25 से 30% काम हमारा हो चुका है, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, हमने समझ लिया है। किसी भी एग्जाम में अगर आपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका 25% काम हो जाता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बस वो एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लाओ भाई स्टडी मटेरियल लेके आओ, और हम उसकी प्रिपरेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि भाई पहले क्वेश्चंस कितने आए, है ना। आपको करना है कि आपको इतना ही तो करना है कि भाई पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आए थे, उनको आपने अलग निकाल लिया। साइंस के कितने क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के कितने आए थे, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने एक टेबल टाइप की बना ली, उस टेबल में आपने ट्रेंड्स को क्या कर दिया, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कि पॉलिटी में पिछली बार तो 11 क्वेश्चन आए थे, इस बार 5 आए थे। ज्योग्राफी में पिछली बार शायद 20 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन आए थे, इस बार 19 आए थे। मतलब इस तरह के चेंजेस को, अपने पिछले 2-3 साल का चेंज है, आपने इसको नोट डाउन करके रख लिया। जब आपने इनको नोट डाउन कर लिया, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज बनाते हैं, इसमें बंदों का बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई किसी कोचिंग का जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है वो हमें मिल जाए। देखो मिल जाएगा आराम से। कोचिंग मैटर्स आपका काम आसान बनाने के लिए ही है। लेकिन बिलीव मी, कोविड के टाइम पे के बाद से जो स्पून फीडिंग वाला जो कंसेप्ट आ गया है, इससे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत ही हो रही है। इससे इन लोगों की मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ नहीं रही, ठीक है। आपको क्या कि जब सामने कंटेंट परोस के दे दिया जाता है, तो फिर आप बहुत चिल मोड में आ जाते हो कि यार ये तो बहुत आसान है। लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस तो कुछ और होती है ना। तो अगर आप अपने काम को अभी थोड़ा सा मुश्किल बनाओगे, तो एग्जाम में आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिर सीधी सी बात है, आपने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, आपको समझ आ रहा है कि भाई इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अब आप तैयार हो आगे की प्रिपरेशन करने के लिए। ये मुश्किल से 2-3 दिन का काम था, अगर आप इसको कर लोगे तो। या आप अक्टूबर से पहले पहले ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपने ये काम कर लिया, अब उसके बाद में क्या करना है, अब आपको अपने सिलेबस को आउटलाइन करना, ठीक है। सिलेबस का आउटलाइन करने के लिए पहले तो आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन में गए। जब आपने वहां कुछ पढ़ा तो आपको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पे बहुत वेग टर्म में, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स में दे रखा है कि भाई क्लास 10th का या 12th का बंदा ये कर लेगा, वो कर लेगा। वहां से हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम क्या करेंगे, हम आएंगे, या तो हम डिफेंस स्टाफ की कुछ प्रीवियस वीडियोस उनमें देख लेंगे कि सिलेबस क्या है। अदरवाइज हम खुद ही काफी हद तक अभी समझ चुके होंगे कि भाई सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या आ जाता है, ठीक है। तो आपने सिलेबस को आउटलाइन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे सिलेबस वाली जो चीज़ है वो इवॉल्व होती रहती है। मतलब कि आप जैसे जैसे प्रिपरेशन करते रहते हो, वैसे वैसे ये चीज़ इवॉल्व होती रहती है, हमें समझ में आती जाती है कि क्या चीज़ हम सिलेबस में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। क्योंकि साइमल्टेनियसली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते जा रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ सिलेबस में है कि नहीं है, कि मतलब वे आउट ऑफ लीग अवर सिलेबस है। होता क्या है कि सीडीएस वाले जो बच्चे हैं, ये घूमते घुमाते क्या कर जाते हैं, सिविल सर्विसेज की गलियों में पहुंच जाते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल, ज़्यादातर जगह चीज़ें वगैरह आपको सिविल सर्विसेज के लेवल का कंटेंट अवेलेबल करा। तो सीडीएस वालों को लगता है कि क्यों ना भाई हम ये पढ़ लें तो सीडीएस तो आराम से निकल ही जाए। बट टाइम में आपका अंतर है। सिविल सर्विसेज वाले 10 महीने 12 महीने दे रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत है। वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, मोस्टली यही करते हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए, लगे हुए हैं। लेकिन हम उतना उतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं देख रहे। हम पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए, हम दिन के 3-4 घंटे की बात कर रहे हैं, 4-5 घंटे की बात कर रहे हैं, उतना हम दे रहे हैं इनिशियली। तो सिविल सर्विसेज के कंटेंट में नहीं जाना है। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है और उसमें हम लोग दिक्कत कर जाते हैं। हमें नहीं पता होता सीडीएस वालों को कि भाई सिलेक्टिव कैसे पढ़ा जाता है ना। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है भाई हमें। सिविल का कंटेंट अगर हमें उठाना है लेकिन हमें उसमें से सिलेक्टिव ही पढ़ना है, तो ये चीज़ हमें करनी होती है, ठीक है। तो आपने सिलेबस को आउटलाइन किया, आपने स्टडी मटेरियल को इकट्ठा किया, आप सिविल सर्विसेज वाला स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन उसमें से हमें पढ़ना क्या है, हमें उसमें से सिलेक्टिव पढ़ना है। लेकिन हमें, जैसे मैंने बताया, आपको रिजिड नहीं होना है कि भाई आपने सिलेबस को फिक्स कर दिया और अब तो भाई मैं इसके अलावा कहीं और झांकूंगा ही नहीं। नहीं, इनिशियली आप कर सकते हो। ये जो ना झांकने वाली चीज होती है ना, ये एग्जाम से तकरीबन 1 महीने पहले वाली चीज होती है कि भाई अब आप जो है कहीं नहीं नया नहीं झांकेंगे। आपने जो भी सिलेबस स्टडी मटेरियल आपका फिक्स और लॉक किया था, अब आप उसी पे ध्यान देंगे। आप वही क्यूएस करेंगे, वही स्टडी मटेरियल लेंगे, ऐसा वैसा ये सब करेंगे। आप बहुत ज्यादा इधर उधर की गलियों में नहीं भटकेंगे। ये चीज हम लोग तब डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम से जब हम 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, तो ये तो टाइम ही होता है स्टडी मटेरियल को एक्सप्लोर करने का। लेकिन इसका एक कॉन भी है कि जितना ज़्यादा हमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अलग अलग टेलीग्राम चैनल से, यहाँ से वहाँ से, तो हमें ये लगता है कि भाई हमें सब कुछ कवर कर लेना चाहिए। हमें डिफेंस क्लास की मैगजीन भी कवर कर लेनी चाहिए, दूसरे की मैगजीन भी कर लेनी चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये गलत है ना। स्टडी मटेरियल आपका जनरली जो है वो कंसाइज होना चाहिए। अगर आप 1 या 2 सोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को प्रेफर कीजिए। हाँ, इधर उधर ताकते झाँकते रहिए, देखते रहिए, कंपैरिजन करते रहिए, अच्छी चीज़ें उठाते रहिए, लेकिन कंप्लीटली दूसरे पे स्विच मत करिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उसके बाद में जो आपको बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपने किया, आपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया। हालांकि मैं सोच रहा हूँ इसको लेकर एक वीडियो बना ही दूंगा मैं। क्वालिटी का आपने क्या किया, आपने रिसेंट एग्जामिनेशंस को एनालाइज किया। आपने पाया कि भाई लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से टोटली अलग हो चुके हैं, है ना। मतलब लक्ष्मीकांत तो रेलेवेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको पता चल गया कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस वाली क्या बोलते हैं बुक है क्लास 11th और 12th की, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे। मतलब यहाँ से भी थोड़ा बहुत कंटेंट लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिलेक्टिव तरीके से। दिक्कत मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये आ जाती है कि उनको नहीं पता चलता है कि भाई यहाँ से क्या करना है, उनको सिलेक्टिव कंटेंट उठाना है ना। उनको कोई प्रीलिम वाला सजेस्ट कर देता है कि भाई तुम तो बस एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में भी आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई पूरी एनसीईआरटी एकदम चार्ट डालनी पड़ती है, नहीं, वो नहीं करना पड़ता। किस सब्जेक्ट में पूरी पढ़नी है, किस में कम पढ़नी है, ये भी अलग आ जाता है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 11th और 12th में से बहुत ऊपर ऊपर की चीजें उठानी पड़ती है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, लाइक हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको थीम्स वाला जो कंटेंट है क्लास 11th का एंड 12th का, ये दोनों का दोनों कंटेंट, मतलब ये 3-4 बुक्स है मेरे ख्याल से। ये 3 बुक्स जो है आपको सारी की सारी चार्ट डालनी पढ़नी है अच्छी सी। थीम्स में से काफी सारा कंटेंट पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स है क्लास 11th एंड 12th की, ठीक है, इनका भी कंटेंट पूछा जा रहा है। और एक दो मेरे ख्याल से एक दो सप्लीमेंट्री बुक्स और आई हैं, उनसे भी काफी सारा कंटेंट पूछा जा रहा है। इनके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पॉलिटी और हिस्ट्री जो है वो हमारे पास आ गए कि भाई यहाँ से हमें कंटेंट करना। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है भाई जिसमें आपको ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप क्लास 8 से लेके 10th तक पहले आप एनसीईआरटी निपटाइए, सबसे पहले बेसिक बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्लास 8 से लेके 11th तक किया, टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर आपने क्लास 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है आपने उनको भी उठा दिया, ठीक है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको तो तकरीबन हमें पूरा ही चार्ट डालना है, क्योंकि इस बार डिफेंस स्टाफ के 19 में से 18 क्वेश्चंस आए थे। आपके जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया था, मेरा पूरा का पूरा कंटेंट एनसीईआरटीज प्लस माजिद हुसैन का बनाया हुआ, ठीक है। यही का पूरा कंटेंट है। वो बिलीव मी तकरीबन सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे। एक क्वेश्चन तो था वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड था, ओजोन लेयर से रिलेटेड था। वो एक कॉमन नॉलेज है, उसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया नहीं,
करने को मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, बोल देता है कि भाई ना 19 में से 19 क्वेश्चन आए, लेकिन मुझे पता है वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि भाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, क्लास 6 के बच्चे को भी पता होता है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहिए हो, है ना। तो उसके बाद में ये हमारा ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स वाले कंसेप्ट की। इकोनॉमी वाला जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें मैं एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ। दो पार्ट आ जाते हैं, एक हमारा माइक्रो वाला पार्ट आ जाता है, एक मैक्रो वाला पार्ट आ जाता है। माइक्रो वाला पार्ट हाईली टेक्निकल है, ये जो इकोनॉमिक्स वाले बंदे थे उन्हीं को बहुत ज्यादा समझ में आएगा, अगर आप साइंस वाले बंदे हैं तो समझ में नहीं आएगा। एक या दो क्वेश्चन इससे जनरली आ जाते हैं, इनको हम क्यूएस के जरिए करते हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा, है ना। मैक्रो वाला जो कंटेंट है वो आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी से ले सकते हो, प्लस मैं जो सजेस्ट करूंगा वो करूंगा रमेश सिंह, है ना। रमेश सिंह की बुक को यूज करते हैं जनरली सिविल सर्विसेज वाले, लेकिन इसमें से आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, ठीक है। ये सिलेक्टिव वाला काम के लिए भाई हम लोग हैं, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ती है इसमें। देखो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा, मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे खुद से कर सकते हैं, इसके साथ साथ में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है ना। आप CDS 1 2025 के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं नया बैच लॉन्च हो रहा है, अक्टूबर से हमारा बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, आपको इतना हैसल के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बैच ज्वाइन करके आपको ये सारा का सारा कंटेंट, प्रिसाइज कंटेंट मिल जाएगा, आपको प्रिसाइज सिस्टमेटिक स्टडी मिलेगी, और भी बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स है जो आपको डिफेंस स्टार्ट के बैचेस में मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक को इकोनॉमी हमने कवर कर लिया, अब हम आ जाते हैं भाई साइंस पे। तो देखो साइंस के लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ है एनसीईआरटी के अलावा आपको नहीं जाना, ठीक है। साइंस में आप टिल क्लास 10 तक की तो जो एनसीईआरटी है उनको चार्ट डालिए। सबसे पहली बात तो ये है, एक एक चीज एक एक पॉइंट अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेकिन अब क्या किया है कि अब यूपीएससी ने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, तो क्लास 11th एंड 12th से भी कुछ कुछ कंसेप्ट आपके पूछने लगे हैं, लेकिन क्लास 11th एंड 12th से तो कंसेप्ट नॉन साइंस वाले कर नहीं पाएंगे। इवन साइंस वालों के लिए जिन्होंने उस स्ट्रीम को छोड़ दिया उनके लिए भी ये चीज मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम डिफेंस उस्ताद के पास आएंगे जो हमें सिलेक्टिव तरीके से क्लास 11th एंड 12th के कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, जो कि हमने करा भी है ना। अब उसके बाद में सबसे लास्ट चीज आ जाती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके बहुत बहुत अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोई बोलता है कि भाई डेली करंट अफेयर्स कर लो, कोई बोलता है भाई न्यूज़पेपर्स पढ़ लो। मैं जहां तक मानता हूं तो भाई सीडीएस वालों को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो क्या बढ़ानी है तो वो अलग चीज हो जाती है। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली करंट अफेयर्स भी आपको नहीं करने होते। या तो आप वीकली करंट अफेयर्स पे जाइए, फोर्टनाइटली करंट अफेयर्स पे जाइए, या फिर मंथली करंट अफेयर्स पे जाइए, जो कि आपके लिए सही है। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, द हिंदू वगैरह इतना टाइम खपाने की जरूरत नहीं है, दिन के 1-2 घंटे वहां देने की जरूरत नहीं है, जब तक आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव ना कर रहे हो, है ना। डिफेंस दाद की मैगजीन्स पे आइए, आपको सारा का सारा कंटेंट वहाँ पर रेडीमेड मिलता है, वो कंटेंट आप पिक कर लीजिए। बिलीव मी, इस बार हमारे 50% से ज्यादा करंट अफेयर्स पूछे गए थे। 35 करंट अफेयर्स में से मोर देन 20+ करंट अफेयर्स डायरेक्ट डिफेंस दाद की मैगजीन से आए, ठीक है। प्रूफ के साथ मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट जो हमने कवर किए हैं हमने सबके वीडियोस डाले हुए हैं कि भाई किस में से कितने क्वेश्चंस वगैरह आए, तो यू कैन गो एंड वॉच दैम, ठीक है। ये चीज हो गई भाई हमारी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट हमें कैसे पिक करना है। फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, है ना। अक्टूबर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे तो फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने आप को जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है आपने वो उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का तो भाई हमने बहुत ईजी बना दिया। ज्योग्राफी के हमने इस बार टोटल 25 लेक्चर्स किए थे। 25 लेक्चर्स में कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में डाउट था कि सर हम कुछ ज्यादा कंटेंट तो नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई एग्जाम में देखना ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 100% क्वेश्चन जो है वो स्लाइड्स में से पूछे गए थे। आप एक शॉर्ट्स डाला होगा पीछे, उस शॉर्ट में आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी स्लाइड से ही पूछे गए, है ना। तो 100% कंटेंट जो है हमारा वो पूछा गया था ज्योग्राफी में। इसको हमने काफी आसान बना दिया, 25 लेक्चर्स में ब्रेक डाउन कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हमने की, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी उठा लीजिए। आप ज्योग्राफी आप साथ में ले रहे हैं, इसके साथ में आपको पैरेलल करना है, आपको पैरेलली 2 सब्जेक्ट पिक करने हैं। आप एक इजी हार्ड सब्जेक्ट उठा लीजिए ज्योग्राफी, इसके साथ में आप एक इजी सब्जेक्ट उठा लीजिए पॉलिटी।
पॉलिटी इजी भी सब्जेक्ट है, प्लस इसका क्वेश्चन भी कम हो चुके हैं, तो फिर अब इस पे इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास टाइम है, तो हम वो क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाला। ठीक है, बराबर जो है इक्वल, हम सब इक्वलिटी सबको देंगे, लेकिन उसके बाद भी एक को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ज्योग्राफी और पॉलिटी आप साइड बाय साइड तैयार कर रहे हो, आप उसकी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे ये खत्म होता है फिर आप क्या करोगे, स्विच कर लेते हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। लाइक आप हिस्ट्री पे आ गए एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका जो है वो इकोनॉमिक्स आ गया। हिस्ट्री हमारी फैक्चुअल है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, इसमें कहानी की तरह पढ़ना है। इकोनॉमिक्स हमारी टेक्निकल है। ठीक है, सिमिलरली आप फिर साइंस पर आ गए, और साइंस और साइमल्टेनियसली जो है करंट अफेयर्स तो जो हमारे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक्स में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सा टॉपिक उठाना पड़ेगा, है ना। आप तो क्योंकि एक टॉपिक उठाएंगे तो उसमें मोनोटोनस हो जाता है वही पढ़ते पढ़ते। उसके साथ में आपको जो इंग्लिश है और जीके और मैथ्स है वो तो आप कर ही रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश और मैथ भी भाई हमारी साथ में चल रही है, तो आपके दिन के जो है दो तीन सब्जेक्ट आप या तो दिन के हिसाब से, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो वीक के हिसाब से। वैसे वर्किंग वाले लोगों के लिए भी एक स्ट्रेटेजी जो है वो मैं बता दूंगा, वो भी आप लोगों को करनी है। तो दिन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर लिया, है ना। अब इसमें भी फिर आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे नहीं भाई हमने बस उठा लिया और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स बनाने हैं। आपने खुद को टारगेट दे दिए, आप वीक के बेसिस पे भी खुद को टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 15 डेज के हिसाब से भी खुद को टारगेट दे सकते हैं, उससे ज्यादा टारगेट मत देना। ठीक है, क्योंकि हमारे टारगेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से। कई बार एग्जाम आ गए, कई बार मेडिकल कंडीशन आ गई, कई बार कुछ हो गया, है ना। तो वीक के हिसाब से आपने 15 डेज के हिसाब से अपने टारगेट दे दिए कि भाई इस वीक मुझे जो है 2 या फिर 3 लेक्चर्स या फिर 2 या 3 जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो कंप्लीट करने हैं, है ना। आपने कर लिया, 15 डेज का दे लिया तो आपने 5 से 6 टॉपिक्स का टारगेट रख लिया, और उन टॉपिक्स को फिर आपने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। वो टॉपिक्स जब आपके कवर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप उनका जैसे ही वो वीक हमारा खत्म होता है, 15 डेज हमारे खत्म होते हैं, आप उस दिन बैठ के उनका रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन दो तरीके से हो सकता है कि या तो आपने नोट्स खुद से बनाए हो, ये मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई खुद से नोट्स बनाओ। दूसरे के नोट्स के ऊपर जाओगे तो आपको फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। खुद के नोट्स बनाओ, उनसे आप क्या करो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। दूसरा तरीका जो आता है वो आपका आता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। क्वेश्चन सॉल्विंग के अच्छे से सोर्स ढूंढो, वहां से आप क्वेश्चंस को, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। जैसे आपको डिफेंस उस्ताद की सीडीएस की जो ड्राइव है, इस ड्राइव पे आपको कंप्लीट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। इस बार शायद मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, तो फिर आप उनको भी देख लेना, है ना। तो ये एक काम हो जाता है, ये भी आप कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं रुकनी चाहिए। एक जो मेजर काम बंदे नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सब थ्योरी थ्योरी करते रहते हैं, और इन दी एंड में फिर आके क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू या फिर दूसरे सोर्सेज के थ्रू, और तब तक थोड़ी देर हो जाती है। तो आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग को स्टार्टिंग से ही कवर करके रखना है कि सुबह अगर आपने थ्योरी की है तो शाम को आप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, भले ही 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इस तरह की कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जाना है तो दिशा या फिर जो क्या बोलते हैं ऐसे, मनोहर पांडे की जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की जो बुक्स आती हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये कर लिया तो अब क्या होता है कि भाई 2024 के एंड तक तकरीबन 3 महीने के अंदर आपने कर लिया अपना सिलेबस कंप्लीट। पहला सिनेरियो ये होता है, अगर आप थोड़े से भी मतलब जरा भी आपने ढिलाई नहीं दी है, सब कुछ सही से किया है, तो आप 2024 के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपके पास बचते हैं 3 महीने, जनवरी से लेके मार्च तक। अब ये जनवरी से लेके मार्च तक हमें क्या करना, जनवरी से लेके मार्च तक आपका स्टार्ट हो जाता है फेज। इस फेज 2 में जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना है, डबल डाउन करना है, यानी कि आपको रेप्लिकेट करना है जो आपने पहले किया, है ना, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मोड पे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई 2x स्पीड पे, क्योंकि अब हमने सिलेबस भी पढ़ चुका है, थ्योरी भी कवर कर चुकी है, काफी सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो अब हमें अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई हमें कितना टाइम किस टॉपिक में लगेगा। अब आपने थोड़े से टारगेट जो है अपने फिक्स कर लिए, अब आपको समझ में आ चुका है कि आपको कितना टाइम किस चीज में लग रहा है, तो आपने अपने टारगेट जो है उनको फिक्स कर लिया है। तो जब टारगेट हमारे फिक्स हो गए हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको उसी चीज को रेप्लिकेट करना है थोड़ा फास्ट मोड पे, बस आप उसको कंप्लीट करिए, है ना, स्पीड के साथ। थोड़ा थोड़ा स्पीड कैचअप कीजिए, रिवीजन में भी, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी, सिलेबस में भी, सब चीजों में थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। और ये आप आराम से मार्च के एंड तक कर सकते हैं, मतलब एग्जाम तक कर सकते हैं, ये आपका फेज 2 हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा फॉर एग्जाम्पल ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि आपको, आपने सोचा है कि भाई इतनी ज्यादा स्पीड में मैं नहीं कर सकता, मुझे 4-5 महीने चाहिए ही चाहिए,
तो जो पहला फेज था आपका ये दिसंबर से लेके फॉर एग्जांपल फैब तक चल गया, है ना, सॉरी अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि आपने टोटल जो है 5 महीने इस चीज में दे दिए। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास बचता है तकरीबन 1 महीना 15-10 दिन, तकरीबन 40 डेज बचते हैं। ये 40 डेज में आपकी होनी चाहिए धुआंधार क्वेश्चन सॉल्विंग। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आपकी टिप पर आपको याद होने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। अब ये क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं कि सीडीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, आपको सिमिलर एग्जाम्स को देखना है, सीएपीएफ एसी को भी देखना है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स है यहाँ से भी आपको देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप चाहे तो एनडीए के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी रिपीट होते ही होते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, है ना। और आपको दोनों सिनेरियोज के लिए प्रैक्टिस करना है, यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो जब एग्जाम आपका इजी से लेके मॉडरेट के लेवल तक आ जाए, जैसे कि इस बार आया था, है ना, ये बेस्ट केस सिनेरियो था। और वर्स्ट केस सिनेरियो आपका आ जाता है जैसे कि CDS 1 2024 में आया था कि भाई आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड लेवल पे था। इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा हार्ड मोड में ही था। तो बेस्ट और वर्स्ट के सिनेरियो की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप वर्स्ट के सिनेरियो की प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा कि एग्जाम विल फील लाइक अ पीस ऑफ केक वॉक, वो केक वॉक जैसा लगेगा आपको, है ना। तो ये एक आपको ओवरऑल टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिए कि भाई क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बसंतर 1 जो है वो आपका अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। बसंतर 1 CDS 1 2025 के लिए जो बैच है, ये 100 डेज का बैच, ठीक है। 100 डेज में भाई आपकी लगातार जो भी डिटेल्स है, आपको सबसे पहली बात तो डिटेल्स कोर्स के बारे में आपको ये जो नंबर है 8839961158, आप यहाँ पर डीएम कीजिए। आप व्हाट्सएप पे डीएम करेंगे तो मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में डिटेल बता दूंगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड इट विल बी द बेस्ट कोर्स दैट इज गोइंग टू बी फॉर यू फॉर सीडीएस के लिए ये बेस्ट कोर्स है जो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और भी बाकी सारे बहुत लोगों के कोर्सेज है मुझे पता है, बट दिस इज द बेस्ट कोर्स जो मैं जानता हूँ, मेरा कंटेंट सबसे बढ़िया है। आप रील्स है और बाकी सारी वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने डिटेल्स डाली हुई है। तकरीबन 80% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो है वो डायरेक्ट हमारे प्रीवियस बैच में से आ रखा है। इस बार तो कंटेंट वैसे और भी ज़्यादा एनहेंस्ड होगा, है ना, लेक्चर्स आपके बढ़ेंगे, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, तो फिर आप इस लेवल पे भी देख सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपका पूछा गया था प्लस पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से जो है भाई हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं, आप डायरेक्ट आके रजिस्टर करिए। ये बैच सबके लिए है, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, जो वर्क कर रहा है उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन सबके लिए, है ना। ये सबसे बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि अभी आप जब दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप बैच में इनरोल करेंगे, 3 महीने लगातार पढ़ाई होगी, उसके बाद बैच 2 हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से लेकर मार्च तक। और उसके बाद में अप्रैल की स्टार्टिंग में दोनों बैचेस को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो आपके पास एडेड बेनिफिट ये है कि आपके पास ये जो 3 महीने रहेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी, ठीक है। सारी के सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपके पास रहेंगे, सब कुछ आपके पास रहेगा। आप 3 महीने में और दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे खासे तरीके से। ये आपके पास एडेड बेनिफिट है जो जनवरी से लेकर मार्च वाले बैच वाले बंदों के पास नहीं रहे। तो अगर आपको इस बेनिफिट को ऑप्ट करना है तो फिर आप अभी आइए, इनरोल कर लीजिए बैच में, एंड अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे। इनरोलमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग से इनरोल कीजिए, वो सब तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब कि आप सिर्फ CDS OTA के लिए भी इनरोल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास इंग्लिश एंड जीके है। आप सिर्फ मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ मैथ्स रहेगी। और आप ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं जो कि IMA वगैरह के लिए रहता है, यानी कि इसमें इंग्लिश और जीके के साथ साथ मैथ्स के कंपोनेंट भी आपको मिलेंगे। तीनों की फीस अलग है, इसकी फीस है 3500, इसकी है 1500 और इसकी है 5000, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, एंड जो भी डाउट्स क्वेरीज या जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लोग बता सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगे, लाइक वर्किंग लोगों के लिए अलग आएगा, जो लोग हार्डकोर रिपीटर्स हैं उनके लिए अलग आएगा, तो सबके लिए हम वीडियोस को अलग अलग स्ट्रेटेजी वाइज लॉन्च कर दिया करेंगे। एंड बस इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वी स्ट्रिक्टली नीड योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रैक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, ट्रैफिक हमें ज़्यादा चाहिए, आपका वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आप अपने ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जो भी प्रिपरेशन वाले ग्रुप्स है आप उनमें शेयर कीजिए सो दैट ये चीज़ें और ज़्यादा स्प्रेड हो। एंड दैट्स इट फॉर द डे।
जय हिंद टू यू ऑल।